मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ये देखिए आप, कंप्लीट कोर्स केवल 2 ही स्टडी नोट में डिवाइडेड है। अगर आप स्टडी नोट वाइज देखेंगे तो स्टडी नोट नंबर 6 और 7 केवल 2 ही स्टडी नोट हैं जो आपकी किताब के अंदर हैं। जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, उसमें शुरू के 5 चैप्टर तो कंपनी अकाउंट्स के हैं और सिर्फ 2 चैप्टर हैं वो आप लोगों के ऑडिटिंग के हैं, 6 और 7। बस मैंने आपकी इजाजत लेकर, मैंने मान लिया था कि आप मुझे इजाजत दे देंगे। मैंने क्या किया कि ये 2 चैप्टर्स जो हैं 6 और 7, इनको कुल मिलाकर 90 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुल 90 कॉन्सेप्ट्स में। इससे पहले जो मेरा बैच फिलहाल वर्तमान में रिकॉर्डेड सेल हो रहा है, आप लोगों में से किसी ने शायद देखा हो या आपके फ्रेंड के पास हो, तो इससे पिछले वाले बैच में 67 कॉन्सेप्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। आज जो सिलसिला शुरू होगा दोस्तों, उसमें हम 90 छोटी छोटी हेडिंग्स बनाकर 90 टॉपिक्स में इस ऑडिटिंग के सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। राइट दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा। और ये इंडेक्स है, देखिए बहुत एग्जॉस्टिव इंडेक्स है। 90 कॉन्सेप्ट्स यहां पर लिस्टेड हैं और उनके आगे उनका पेज नंबर भी लिस्टेड है। कई बार ऑडिट पढ़ते पढ़ते क्लास मोनोटोनस हो जाती है। कभी भी किसी भी पल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बोरिंग सब्जेक्ट यहां पढ़ रहे हैं मेरे साथ। इसीलिए कोई स्टडी नोट 6 मान लीजिए शुरू करता तो पता चला 1 महीने तक वही चलता रहता। तो मैंने तो छोटे छोटे माइलस्टोन्स अपने सब्जेक्ट में पैदा कर दिए हैं। जब आप शुरू के 10 कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे तो कम से कम आपको नजर आएगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया। 90 कॉन्सेप्ट्स में से जब 45 कर लेंगे तो आपको लगेगा कि 50% सिलेबस हो गया। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के हिसाब से आप पढ़ते तो काफी लंबे समय तक एक ही चैप्टर हमारा चलता रहता। दैट आई डिड वांट। इसलिए मैंने 90 कॉन्सेप्ट्स का डिवीजन कर दिया। आराम से देख लीजिए। तो कुल मिलाकर किताब में ये 90 कॉन्सेप्ट्स पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं दोस्तों। ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत तक पूरा का पूरा यहां पर सब कुछ है। किताब ज्यादा मोटी नहीं है, 161 पेजेस में, केवल सिर्फ 161 पेजेस में। अब आप सोचिए 161 पेजेस प्लस क्लास नोट्स जो हम अभी हाथ से बनाना शुरू करेंगे इज इक्वल टू 50 मार्क्स। 50 में से 50 पूरे आपको मिल जाएंगे। सर ऐसा थोड़ी होता है, थ्योरी में तो नंबर कटते ही हैं। तो जो नोटिफिकेशन कटते हैं भाई, वो नोटिफिकेशन कह रहा हूं, नंबर कटते हैं, तो वो तो जो नंबर कटते हैं वो कटते होंगे। अगर हम गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो, सही स्ट्रैटेजी से सही तरीके से पढ़ेंगे तो क्यों नंबर कटेंगे। 50 नंबर का अपना सिलेबस है। एक और बात दिखानी थी मुझे। अब देखिए, जैसे यहां से आपका चैप्टर शुरू हुआ, स्टडी नोट नंबर 6, तो मैंने 1 कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2, ऐसे करके सब है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आएगा अभी, कॉन्सेप्ट नंबर 3। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन को पहले ही पूछा जा चुका है, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट नंबर और नाम के आगे लिख दिया है कि वो एग्जाम में कब आया है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस। तो एमटीपी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 7A 7 मार्क्स का, ये भी मैंने लिख दिया है सबूत के साथ। सबूत के साथ यहां पर लिखा है एमटीपी दिसंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 7A 7 मार्क्स।
और एमटीपी जून 2019 क्वेश्चन नंबर 7B 7 मार्क्स। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह टॉपिक 2 बार पूछा जा चुका है, और अगर एग्जाम में है तो उस पर लिखा होगा एग्जाम कौन सा अटेम्प्ट और कितना क्वेश्चन नंबर और कितने मार्क्स। तो मैं आपको किताब अपनी इसलिए दिखा रहा था कि इस किताब के पन्ने आपको पढ़ने हैं, सिर्फ पलटने नहीं है। इस किताब के पन्ने सिर्फ अपने पास संभाल कर रखने के लिए नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट मैं क्लासरूम में करवा दूं, उतने कॉन्सेप्ट की रीडिंग आपको अपने घर पर बैठकर करनी ही करनी है। प्लीज ध्यान से समझिए कि ऑडिटिंग जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं उसको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना प्राइम समझिए उस रजिस्टर को जो मैं अभी बनवाऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप करिए यह किताब जो आपको मिली होगी या मिल जाएगी, और तीसरे नंबर पर क्वेश्चन और आंसर्स देखिए आप। कल कोई बात चल रही थी शायद केस स्टडीज की कि भाई केस स्टडीज एग्जाम में आती हैं, नहीं आती। ऑडिट का पेपर डाउनलोड करके देखिए आप। जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं वो सब मैं करवाऊंगा, लेकिन स्टडी नोट 6 और 7 के अपने अपने टॉपिक्स के बीच बीच में अगर कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया है तो वहां लिखा होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये एग्जाम में आ चुका है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका सीएमए इंटर ग्रुप 2 ऑडिटिंग की पहली मुलाकात में। लेट अस स्टार्ट राइटिंग लेसन नंबर 0, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 नहीं समझेंगे, बिल्कुल बेसिक्स। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। मैंने जो आपको बताया कि कुल 90 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इंडेक्स में, उन 90 कॉन्सेप्ट्स में से एक भी कॉन्सेप्ट आज नहीं होगा। जी हां, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी आप सबको दिखाया हमारी वेबसाइट पर, यह पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है और आप डाउनलोड कर पाएंगे इसको। आइए दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। हेडिंग मैंने लिख दी है, चलिए लिखना शुरू करिए। पॉइंट 1 लिखिएगा, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। Auditing is an examination which is systematic and independent of books of accounts of an entity. Auditing is an examination which is systematic and independent of books of accounts of an entity to express an opinion thereon whether financial statements are free from material misstatements or not। मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशन या ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। समझने की कोई कोशिश ना करें। हम आज की पूरी क्लास में इस पूरे पॉइंट को इतना ज्यादा एनालाइज कर लेंगे
कि कहीं कोई स्कोप कंफ्यूजन का बचेगा ही नहीं। ऑडिटिंग के बारे में जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आज सब पता चल जाएंगी आपको। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन which is systematic and independent of books of accounts of an entity to express an opinion thereon whether the financial statements are free from material misstatements or not। इस लाइन के अंदर इस्तेमाल हुए शब्दों को एक एक करके धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। ये जो 50 नंबर का सब्जेक्ट है अपने पास, जिसका थोड़ा मान सम्मान कम होता है, लगता है कि ये तो बस ऐसे ही है, स्कैनर के पन्ने पलटेंगे और यूं ही नंबर आ जाएंगे, अपने मन से कुछ भी लिख आएंगे और वो नंबर दे देगा। कितनी जिंदगी में खुशफहमियां है ना हमारे मन के अंदर, कितनी गलत फहमियों में हम जीते हैं। मैंने ये भी सुना है कि ऑडिटिंग एक रटने वाला सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं बस ये पूछना चाहता हूं अपने आप से भी और आपसे भी कि अगर ये रटने वाला सब्जेक्ट है तो ऐसी कौन सा व्यक्ति है जो शब्द वर्ड बाय वर्ड रट सकता है पूरी किताब को। स्टडी नोट नंबर 6 और 7 मेरी किताब में मैंने आपको अभी पन्ने बताए थे, कुल मिलाकर जो पीडीएफ के पेजेस हैं वो 161 है। 161 सवाल वो पेजेस मेरी किताब में है। मेरे बस की तो नहीं है इनको वर्ड बाय वर्ड रटना। और अगर ये रटने वाले ही होते तो सच बता रहा हूं फिर तो किसी लेक्चरर की जरूरत ही नहीं थी। माफी चाहता हूं, मैं आपका समय लूंगा मैं, लेकिन पहली क्लास में समय लगता ही है, आपको मुझे समय देना पड़ेगा। इस डेफिनेशन को अगर आपने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन कर ली और मेरे साथ मिलकर समझ ली तो फिर आपको कभी भी ऑडिट के अंदर कुछ नहीं रटना पड़ेगा। आपके मन के अंदर ऑडिटर का आत्मा आ जाएगा, बैठे बैठे आपको ऑडिटर वाली फीलिंग आने लगेगी। देखिएगा तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन के शुरू के 3 शब्द, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक एग्जामिनेशन है। पॉइंट नंबर 2, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन अब समझते हैं। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। क्या होता क्या एग्जाम? एग्जाम मीन्स कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। एग्जाम का मतलब होता है तुलना। किन 2 चीजों में? स्टैंडर्ड और कंपैरिजन, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बच्चा सोचेगा जी हां, एग्जाम का मतलब कंपैरिजन, हमने तो नहीं सुना, तभी तो सुना रहे हैं आज। एग्जाम का मतलब सच में कंपैरिजन होता है। हिंदी में बताऊं, एग्जाम मतलब जांच करना। यह जांच करना कि जो चीज जैसी है वैसी ही होनी चाहिए थी, को वैसी है कि नहीं। आपका एग्जाम होगा, आप आंसर लिखेंगे, इवैल्यूएटर जो कॉपी चेक करेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी पेपर हो आपका, वो क्या चेक करेगा बताना? वो यही तो चेक करेगा। चेक करने में क्या एग्जामिनेशन मतलब क्या चेक करेगा? मतलब क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि आंसर जैसे लिखना चाहिए स्टैंडर्ड रूप से, एक्चुअल में आपने वैसा लिखा कि नहीं लिखा। इसी के आगे लिखें, एग्जाम और चेकिंग means to check whether the actual matches with the standard or not. Actual
एक्चुअल मैचेस विद स्टैंडर्ड और नॉट, जो एक्चुअल चीज है वो स्टैंडर्ड से मैच होती भी है कि नहीं होती। दी अकाउंट्स, बहुत आराम से लिखिएगा, देखिए टाइम लगेगा, हो सकता है डेफिनेशन का एनालिसिस पूरा भी ना हो पाए आज, लेकिन बिल्कुल फ्री स्टाइल होकर, मन खोलकर, दिल खोलकर लिखिए। आप दिमाग में सिरदर्द लेकर लिखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ना कुछ मजा आएगा। एग्जाम का मतलब चेकिंग, चेकिंग का मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन दो चीजों में, या तो अकाउंट्स जैसे होने चाहिए उसमें और अकाउंट जैसे हैं उसमें। द अकाउंट्स actually made by client are to be checked by auditor। सच है ना भाई, ये तो सच है। अकाउंट्स एक्चुअली जो मेड बाय क्लाइंट है, जो क्लाइंट ने बनाए हैं, आर टू बी चेक्ड बाय ऑडिटर, उन्हें ऑडिटर चेक करता है ना। These accounts are compared. These accounts are compared with the standard rules. With the standard rules of preparation and presentation of accounts। Preparation and presentation of accounts। लाइन ध्यान से सुनिए आप। हां जी, ध्यान से सुने आप। अकाउंट्स जो क्लाइंट बनाता है, ऑडिटर का काम क्या है? उसे चेक करना। और जब ऑडिटर चेक करता है तो वो क्या चेक करता है कि ये जो अकाउंट्स हैं वो स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। भाई अकाउंट्स बनाने के कोई नियम होते होंगे ना, डेबिट क्रेडिट के रूल होते होंगे, लेजर बनाने के रूल होते होंगे, P&L बैलेंस शीट बनाने के रूल होते होंगे। तो जैसे नियम कहता है कि अकाउंट्स ऐसे बनाओ, अकाउंट्स वैसे बने गए कि नहीं बनाए गए, उसे, उस चेकिंग को ऑडिटिंग कहते हैं। अभी हम केवल 3 शब्दों का एनालिसिस कर रहे हैं। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, और उस एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। एक्चुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये वही दूसरा ही पॉइंट चल रहा है अभी। एक्चुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट एंड प्रोवाइडेड actual accounts are prepared by client and provided to auditor, whereas rules regarding preparation and presentation, rules regarding preparation and presentation of accounts are contained in following sources। हां जी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताया। एक बात तो पक्की है ना, हम सब मान चुके हैं इस बात को कि अकाउंट्स की चेकिंग को ऑडिटिंग कह रहे हैं हम। और अकाउंट्स की चेकिंग का मतलब यह देखना कि अकाउंट्स अपने नियमों के अनुसार बना के नहीं बना। तो एक्चुअल अकाउंट तो क्लाइंट दे देगा ऑडिटर को कि भाई जरा बैलेंस शीट चेक कर लो, मेरा लेजर चेक कर लो, ये रही मेरी टैली चेक कर लो।
वो जो नियम है जिनको मैच करना है कि नियम फॉलो हुए या नहीं हुए, वो कहां लिखे हैं? रूल्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स आर कंटेन्ड इन फॉलोइंग सोर्सेस। नीचे दिए गए सोर्सेस में वो रूल लिखे हैं। देखिए कहां लिखे हैं, देखते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज समझिएगा। ए, पॉलिसी मैनुअल मेड एंड फॉलोड बाय कंपनी। सबसे पहले ऑडिटर को देखना चाहिए कि कुछ रूल कंपनी अपने बना लेती है। सच में दोस्तों, मतलब आप कह रहे हो कि कंपनी खुद के अपने अकाउंट के रूल बना लेती है? जी हां सर। कैसे? जैसे पहले आप ध्यान से समझिए, मैं लिस्ट लिख दूं, फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। पॉलिसी मैनुअल मेड एंड फॉलोड बाय कंपनी अकाउंट्स। रूल्स रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स as contained in section 128 of Companies Act 2013, rules regarding financial statements as contained in section 129 of Companies Act 2013, rules regarding financial statements as contained in Schedule 3, Ind AS and AS International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards। दोस्तों ये बैच केवल और केवल सीएमए का है और इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का है। हां जी, फुल क्लास होगी लाइव, कंप्लीट बैच। बस जितने बजे लाइव है उतने ही बजे आपने देखना है, इसका ध्यान रखिएगा। हां जी, इस लिस्ट को लिखिए, फिर मैं बताऊं कि मैं क्या लिखवाना चाहता हूं। सी पॉइंट है रूल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंटेन्ड इन सेक्शन 129, रूल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंटेन्ड इन शेड्यूल 3, इंड एएस एंड एएस। एएस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड इज इंडियन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिसको हम आईएफआरएस बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिस्ट लिख ली आप सबने? हां जी दोस्तों, ये है क्या? देखो सबसे पहले ना प्लीज थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से हटके मेरी क्लास होती है, आप प्लीज बस थोड़ा सा विश्वास करके कुछ दिन पढ़ लीजिए और फिर आप स्कैनर के क्वेश्चन देखिएगा, आपको आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी में जाएगा, वहां के अकाउंट्स देखेगा, तो आप सोचो कि जब वो वहां जाकर अकाउंट्स देखेगा तो वो क्या देखेगा? अकाउंट्स में यही तो देखेगा कि अकाउंट्स बनाने के जो रूल्स हैं,
अकाउंट बनाने के जो नियम हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही तो वो चेक करेगा, है ना, बराबर। तो वो नियम कहां लिखे हैं कि अकाउंट्स ऐसे बनाओ और अकाउंट्स वैसे बनाओ? वो नियम इन सारी जगह लिखे हैं। ये सारी जगह वो रूल्स लिखे हैं कि अकाउंट्स ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। यहां पर लिखा है कि अकाउंट्स कैसे बनाओ। अब मैं बस पहले वाले का उदाहरण देना चाहता था, पॉलिसी मैनुअल मेड एंड फॉलोड बाय कंपनी। कई कंपनियां दोस्तों अपनी पॉलिसी बनाती हैं, सच में, बिल्कुल बात सच है। क्या पॉलिसी बनाती हैं? उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, किसी कंपनी में स्टूडेंट कह रहे हैं ऑडिट की डेफिनेशन दिखा दीजिए। मेरी लाइन सुनते रहिएगा, मैं थोड़ा साइड में अपना बात बोलता रहता हूं। मैं कह रहा था कि कई बार कंपनियां अकाउंट्स को लेकर अपनी पॉलिसी भी बनाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूं। सपोज करिए कि कोई कंपनी में, किसी कंपनी के अंदर जितने भी कैबिन्स हैं, ऑफिसर्स के, सीनियर ऑफिसर्स के, चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर्स, उनके सबके कमरों में टेलीविजन लगा है कैबिन्स में, और सब में टाटा स्काई लगा हुआ है। टाटा प्ले हो गया अब तो वो टीवी का रिचार्ज तो होता ही होगा। अब सारे केबिन मिलाकर जो टीवी का महीने का रिचार्ज होता है, सारे पूरे ऑफिस में, पूरी बिल्डिंग में जितने केबिन है, सबका कुल मिलाकर टाटा का जो मंथली पेमेंट है वो तकरीबन 28,000 रुपए है। जी हाँ, 28,000 रुपीज हर महीना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी टाटा स्काई को पे करती है, किस बात के लिए? इस बात के लिए कि साहब हमारे मैनेजर्स के जो केबिन्स हैं उनमें टीवी चलता रहे। 28,000 रुपए। अब क्या हुआ कि वो उस कंपनी का जब ऑडिटर आया तो उसने देखा हर महीने ये 28,000 रुपए पेमेंट होते हैं। उसने अकाउंटेंट से पूछा, यार इसकी जनरल एंट्री दिखाओ, ये 28,000 रुपए जो तुम पे करते हो ये कहां है? बैंक से 28,000 रुपए हर महीने डेबिट होते हैं। तो वो 28,000 रुपए डेबिट होते हैं, ये बात उसने पूछ ली ऑडिटर ने अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट बोला, सर ये 28,000 रुपए टीवी रिचार्ज के। अकाउंटेंट बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, सर जनरल एंट्री मांग रहे हो आप? मैं भी दिखाता हूं, ये देखो सर, ये वाली जनरल एंट्री है ना, ये टीवी की है। जनरल एंट्री क्या थी? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 28,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं अकाउंटेंसी क्लास नहीं ले रहा, लेकिन ऑडिट अकाउंट्स की होगी तो थोड़ी बहुत अकाउंट्स की बातें तो करनी पड़ती है मजबूरन। ऑडिटर ने, कहानी समझिए पहले, जल्दबाजी में मत रहिएगा। ऑडिटर ने, आरती आपको समझ आ जाएगा, आप मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। ऑडिटर ने क्लाइंट के अकाउंटेंट से पूछा कि हर महीने 28,000 रुपए का जो टीवी का रिचार्ज कराते हो आप, इसका जनरल एंट्री दिखाओ। अकाउंटेंट बोला, सर ये रही, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑडिटर बोला, अरे भाई 28,000 रुपए का खर्चा है, 28,000 रुपए, 28,000 बक्स हर महीने। तो इसको ऑफिस एक्सपेंस में मत लिखो, पहले अलग से एंट्री करो, एक केबल रिचार्ज अकाउंट डेबिट, फिर उसे ऑफिस एक्सपेंस में ऐड कर देना। ऑडिटर क्या बोला कि भाई इसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मत करो। देखो, मैं मान रहा हूं कि ऑडिट पढ़ने वाले थोड़े बहुत अकाउंटेंसी के ज्ञान ज्ञाता हैं, ठीक है ना। ऑडिटर कह रहा है, नहीं नहीं, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये टीवी रिचार्ज अकाउंट डेबिट करो। अकाउंटेंट बोला, सॉरी सर, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऑडिटर बोला, क्यों नहीं हो सकता? अकाउंटेंट कह रहा है, सर वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी है कि छोटे छोटे खर्चे जो है ना वो अलग से नहीं बुक करते हम तो ऑफिस एक्सपेंस में जोड़ देते हैं। ऑडिटर कह रहा है, छोटा खर्चा है, 28,000 रुपए महीना टीवी का रिचार्ज। अकाउंटेंट कह रहा है, जी सर वो एक बार आप प्लीज पढ़ लेते ना हमारा पॉलिसी मैनुअल। ऑडिटर ने पन्ने पलटे, ऑडिटर ने पढ़ा, पॉलिसी मैनुअल में लिखा था 1,000 रुपए से कम अगर कोई खर्चा है तो हमारी कंपनी उसे पैटी एक्सपेंस मानती है। 1,00,000 रुपए से कम बताओ। अब असल में बात क्या है दोस्तों? बात है टर्नओवर की। जिस कंपनी का टर्नओवर कुछ करोड़ में है, 100 करोड़ से कम, तो उसके लिए तो लाखों रुपए भी मैटर करता है।
और किसी कंपनी का टर्नओवर अरबों खरबों में है, हजारों करोड़ रुपए टर्नओवर, उसको लाख 2 लाख का क्या मैटर कर रहा है। तो कंपनी अपनी पॉलिसी डिजाइन कर सकती है उन मामलों में जिन मामलों में यहां पर कोई नियम नहीं लिखे हैं। भाई देखो, इंड एस में, एएस में, कंपनी लॉ में, आईएफआरएस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कहीं पर कोई नियम है ही नहीं कि टीवी के रिचार्ज की जनरल एंट्री कैसे होगी, तो कंपनी ने पॉलिसी बना ली, वैसे होगी, बात खत्म। तो क्या मैं समझ आया कि जब भी कभी ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो एक्चुअल में एक एग्जामिनेशन करता है। जब वो एग्जामिनेशन करता है इसका मतलब वो एक चेकिंग करता है, और जब वो चेकिंग करता है इसका मतलब वो एक कंपैरिजन करता है, और जब वो कंपैरिजन करता है तो वो ये देखता है कि अकाउंट्स जैसे बनने चाहिए थे वैसे बने हैं कि नहीं बने। अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए ये कहां लिखा है? यहां सब जगह लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इंड एस में, आईएफआरएस में। ये बताते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करो, ये बताते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ कैसे करो, ये बताते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करो, ये बताते हैं कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड हैं। जैसा जैसा ये नियम बताते हैं वैसा वैसा पालन अगर हुआ है क्लाइंट के अकाउंट्स में तो ऑडिटर लिखेगा सब कुछ सही, और अगर ये लगा कि भाई ये गलत है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। सवाल है कि अकाउंटेंट अगर ये कह दे कि ये खर्चा आपके लिए बड़ा होगा, मेरे लिए नहीं, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। लिखित में होना चाहिए सब कुछ, ओरल में नहीं। कंपनी के पॉलिसी मैनुअल में छपा हो कि हम 1 लाख रुपए से छोटे के खर्चे को छोटा मानते हैं तो छोटा मान लेंगे हम, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं, हम पढ़ रहे थे दूसरा पॉइंट, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। विच इज सिस्टमैटिक, मतलब ऑडिट की डेफिनेशन के अगले 3 शब्द हैं और क्या है। ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, इतना हम समझ चुके। विच इज सिस्टमैटिक, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज क्या? सिस्टमैटिक। ऑडिटिंग नाम का जो एग्जामिनेशन है, ऑडिटिंग नाम की जो चेकिंग है वो कैसी है? सिस्टमैटिक। इसका उल्टा क्या होता है? हैफेजर्ड, बिखरा हुआ नहीं है, सिस्टमैटिक है। आइए देखें, सिस्टमैटिक मीन्स which runs as per system. सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक बोलते हैं उसे जो सिस्टम से चलता है। और सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम मीन्स प्री-डिटरमाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज। ध्यान से देखिए इस बात पर। देखो भाई, जो भी प्री डिटरमाइंड होगा वो सिस्टमैटिक होगा, और जो भी प्री डिटरमाइंड नहीं है वो सिस्टमैटिक नहीं होगा। ध्यान से देखिए, विच इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मींस जो सिस्टम से चले, और सिस्टम मींस जो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज है, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज। Audit is a systematic process. As it is done as per the standards on auditing.
एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब जैसे हमारे देश में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड है। सिर्फ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है ऐसा नहीं है, ऑडिटिंग कैसे करी जाएगी उसका भी एक रूल बुक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोलते हैं और इनको एसए बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। लिखिए और अगला बुलेट, ऑडिट कैन नॉट बी डन in haphazard manner. Audit cannot be done in haphazard manner. haphazard तरीके से नहीं करा जा सकता, बिखरे हुए तरीके से नहीं करा जा सकता। Auditor must take help of audit program, must maintain audit notebook, must collect audit evidence and must report as per conclusions drawn. देखिए आप, ऑडिटर को अपना काम सिस्टमैटिक बनाने के लिए मदद लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। किससे? ऑडिट प्रोग्राम नाम का एक कागज होता है जिसमें वो प्लानिंग करता है कि मैं कैसे कैसे चेकिंग करूंगा। मस्ट मेंटेन ऑडिट नोटबुक, ये उसकी डायरी है जिसमें वो लिखता रहता है। मस्ट कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, उसे सबूत इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि सबूत इकट्ठे करे बिना हम किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और ऑडिटर को रिपोर्ट लिखनी चाहिए जैसा कि उसे कंक्लूजन्स मिला वैसा। Auditor must perform the audit work as per the scope predetermined, as per the scope predetermined by following: A, terms of appointment, दूसरा applicable law की requirements, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं हमने क्या लिखा। हम लिख क्या रहे हैं? हम लिख रहे हैं कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक का क्या मतलब है और हम कैसे कह सकते हैं कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है? हमने सुना ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हम। ये पॉइंट्स कम है दोस्तों, मैं जबरदस्ती ज्यादा नहीं लिखवा रहा, ये पॉइंट्स कम है जो हम लिख रहे हैं, टू द पॉइंट, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है आपके में। तो
चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आपकी ऑडिट साथ इसीलिए नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि उनके यहां 100 नंबर का ऑडिट है, उनकी डेप्थ अलग है। अब आप यहां देखिए कि ऑडिटिंग एक एग्जामिनेशन है और वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। और वो जो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, उस सिस्टमैटिक का मतलब है प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल से चलने वाली चीज। किसे बोलते हैं सिस्टमैटिक? उसे जो नियमों से चलता है। और ऑडिट के नियम कहां लिखे हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो ऑडिटर को उसका पालन करना चाहिए। ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए, ऑडिटर को ऑडिट नोटबुक बनानी चाहिए, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए और उसके हिसाब से ही ऑडिट रिपोर्ट लिखनी चाहिए। फिलहाल हमने ये लिखा है कि ऑडिटर जो भी ऑडिट का काम करे वो स्कोप के हिसाब से करे। कई बार कंपनियां जो हैं एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट करती हैं। सेम एक ही बैलेंस शीट के लिए दो ऑडिटर के एसेट साइड आपकी ऑडिट फर्म चेक कर ले, लायबिलिटी हमने किसी दूसरे से करवा रखी है, या फिर हम डबल ऑडिट करवाते हैं, पहले एक फर्म से करवा लिया फिर दूसरी फर्म से दोबारा करवाया। तो जब आपको ऑडिट मिले तो आप पता तो करो कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा क्या है। एसेट चेक करनी है, लायबिलिटी चेक करनी है, सब कुछ चेक करना है। ऐसा तो नहीं खाली क्लोजिंग स्टॉक के लिए बुलाया गया हो आपको और आप चेक कर रहे हो फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गए हो आप, ये तो पता लगाओ कि उसके ऊपर लॉ कौन कौन सा लगता है। भाई अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने गए हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून पढ़ के जाइए। अगर आप कंपनी का ऑडिट करने गए हैं तो कंपनी का कानून आपको पता होना चाहिए। जिसका भी ऑडिट करने गए हैं उस पर लगने वाले कानून पढ़कर जाइए, क्योंकि क्या पता वहां पर लिखा हो ऑडिटर को यह करना चाहिए, ऑडिटर को यह करना चाहिए और हम ना करें और फंस जाएं। कंपनी लॉ में सेक्शन 147 पढ़िए आप, पनिशमेंट नाम है उसका। और सेक्शन 143 पढ़िए आप, पता है क्या नाम है उसका? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो जो सेक्शन 143 कहेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। सेक्शन 143 में लिखा है कि ऑडिटर की ये सब ड्यूटीज हैं, तो वो सब है, बात खत्म। क्लियर हुई बात? चलो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ये तो मैंने आपको अभी बताया। जैसा अकाउंटिंग करने वाले लोगों के लिए गाइडेंस मैनुअल है, वैसे ही ऑडिट करने वालों के लिए भी गाइडेंस मैनुअल है। इसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताई जाती है कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑडिट करेंगे तो ये प्रोसेस अपनाइए आप। अगर आप इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे हैं तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये समझ आया? Auditor must provide quality work which matches with the auditor must provide quality work which matches with the requirement of client and statutory authorities। क्लियर हुई बात? समझ आया आपको? ऑडिटर को जो है दोस्तों क्वालिटी वर्क देना चाहिए, आपके क्लाइंट का भी भला हो जाए जिसके लिए आप अपॉइंट हुए हैं। और इस बात का भी ध्यान दीजिए कि अगर आप कंपनी ऑडिट कर रहे हैं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल खा जाएगी अगर गलती करोगे तो। अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गलती कर दिया तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी बुला लेगा आपको अपने दफ्तर में, ये क्या कराया भाई साहब आपने। तो हमें ऑडिट करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसका यूजर कौन है। हमारे ऑडिट वर्क के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, उन लोगों के लिए यह काम करना होता है। हां जी, दिव्या कह रही है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये तो आपको बहुत देर बाद पता चला, क्लास तो 12:45 से थी। थोड़ा सा पहले आप मुझे बता देते तो मुझे पता चलता कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया आपको, आप मुझे वहीं रुकवा देते। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज ऑडिट वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम ये समझ रहे हैं कि ऑडिटिंग जो है वो कहते किसे हैं। हाँ जी, मैं कह रहा था कि हम ये समझ रहे हैं कि ऑडिटिंग कहते किसे हैं, और इस समय जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि ऑडिटिंग जब चेकिंग करता है, ऑडिटर जब एग्जामिनेशन करता है, तो आप ईमानदारी से सोच के दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब ऑडिटर चेकिंग करेगा तो ऑडिटर जो भी चेकिंग करेगा उसे कैसा होना चाहिए। डेफिनेशन में क्या लिखा है? सिस्टमैटिक। जो भी वो चेकिंग करेगा अगर वो सिस्टमैटिक नहीं है तो फिर उसका काम ठीक नहीं है। तो हम किसको बोलते हैं सिस्टमैटिक? हम इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। बस ये लिखा है कि काम क्वालिटी से करना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, कंपनी लॉ के हिसाब से करना है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं वो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देगी, उसके हिसाब से करना है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला पॉइंट, अब आपको याद दिलाऊं मैं, पॉइंट नंबर 4 में डेफिनेशन का कौन सा वर्ड आएगा? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। अब जिनको भी, दिव्या जी ध्यान दीजिएगा, जिनको भी अब तक का समझ आ गया बल्ले बल्ले, और अगर हल्की सी भी आपको अब तक के समझने में कोई दिक्कत है वो, तो यहां से आप फ्रेश समझ लीजिए, क्योंकि नई हेडिंग से आप नए मन से समझेंगे तो समझ पाएंगे। ऑडिटिंग क्या है? एक एग्जामिनेशन है, और वो कैसा एग्जामिनेशन है जिसके दो गुण हैं, दो फीचर हैं, एक सिस्टमैटिक और एक इंडिपेंडेंट। ऑडिटिंग जब भी होगी, जो भी करेगा, जैसे भी करेगा, उसको दो बातों का ख्याल रखना होगा कि उसका ऑडिट कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक। और उसका ऑडिट कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। सिस्टमैटिक का मतलब हम समझ चुके, और अब हम समझेंगे इंडिपेंडेंट का मतलब। देखिए, हाँ जी दोस्तों, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स अनबायस्ड ओपिनियन। ऑडिटर ने जो अपना एग्जामिनेशन करना है, ऑडिटर ने अपना जो एग्जामिनेशन करना है, उस एग्जामिनेशन की अगली क्वालिटी क्या है? कि वो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड ऑडिट will bring out the truth। जो अनबायस्ड ऑडिट है वो सच को बाहर ले आएगा। will bring out the truth। auditor is not allowed to do partiality and must provide fair opinion। ऑडिटर को पार्शियलिटी करना अलाउड नहीं है, और उसे फेयर ओपिनियन देनी चाहिए। in order to maintain independence, in order to maintain independence, section 141
of Companies Act 2013 specifies various disqualifications फॉर बिकमिंग ऑडिटर। क्या लिखा हमने जरा देखिए। लाइव क्लास का टाइम बता दो। आप सब लोग हमारी वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही आप सीएमए वाले हमारे पेज पर आएंगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में वहां पर टॉप लैड लाइव बैचेस करके पीडीएफ है, उसका शेड्यूल आपको वहां पर मिल जाएगा। आप हमारी कोचिंग में कॉल करेंगे, टीम इज राइट देयर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ये देखो आप इन दी लाइव क्लास, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक ओनली। ये क्या है? ऑडिटर के द्वारा करे जाने वाले ऑडिट का काम किसी की साथ भेदभाव करके नहीं करा जा सकता। ऑडिटर को अपनी आंखों में कानून वाली वो पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऑडिटर को ऑडिट करते समय न इसका न उसका साथ देना चाहिए। ऑडिटर को सच बाहर निकाल कर लाना होता है, विल ब्रिंग आउट द ट्रूथ। हम ये नहीं कह रहे कि ऑडिटर डिटेक्टिव है, ऑडिटर जासूसी करेगा, ऑडिटर पता लगाएगा कि हत्या किसने करी। मैं ये सब नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम ऑडिटर जो है वो किसी का प्रो ना हो और किसी का एंटी ना हो, किसी एक की तरफ न जाए वो। ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा दिव्या जी, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए ऑडिटर का काम। ऑडिटर इज नॉट अलाउड टू डू पार्शियलिटी विद एंड मस्ट प्रोवाइड फेयर ओपिनियन। कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 141, उसमें लिखा है कि कंपनी के डायरेक्टर का रिश्तेदार ऑडिट नहीं करेगा, कंपनी का शेयर होल्डर ऑडिट नहीं कर सकता, कंपनी से जिसने लोन ले रखा है वो ऑडिट नहीं कर सकता। ऐसे बड़ी लंबी लिस्ट है कि ये ऑडिट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, इससे भी मत करवाओ, इससे मत करवाओ। क्यों है वो लिस्ट? क्योंकि वो लोग जो कंपनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, अगर वो ऑडिट करने लगेंगे तो फिर वो सच नहीं लिख पाएंगे, वो प्रभावित हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे। दूर दूर तक जिनका कोई नाता ना हो हमारी कंपनी से, ऐसे ऑडिटर ही कंपनी का ऑडिट करें, तभी सच्ची रिपोर्ट बाहर आ पाएगी। लिखें आप अगला बुलेट। सेक्शन 141 डिस्क्वालिफाइज all those who have some or other connection. Section 141 disqualifies all those who have some or other connection, जिनका कुछ न कुछ कनेक्शन है with the company or its management. ठीक, this will help in maintenance of independence. This will help in maintenance of This will help in maintenance of independence. क्लियर हो गई जी बात? जी जी जी, वो सब हम लॉ में पढ़ेंगे, सेक्शन 141 जब, लेकिन 141 कोर्स में भी है, ऑडिट में भी है। ऑडिट में जो स्टडी नोट 7 है आपका, उसमें कंपनी ऑडिट के सारे सेक्शंस हैं, तो 141 वहां पर आएगा, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। क्लियर हो गई जी बात? पक्का समझ आ गया हमें ऑडिटर को क्या होना है? इंडिपेंडेंट। पक्का क्लियर? अच्छे से समझ आ गया? गुड। अब हेडिंग नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, बताइए डेफिनेशन क्या थी? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। ऑडिटिंग एक एग्जामिनेशन है जिसके दो फीचर्स हैं।
पहला कि वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, दूसरा कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो दोनों फीचर्स के बारे में हम लिख चुके। अब समझिए आप कि जो ऑडिटिंग है, जो एग्जामिनेशन करती है, अकाउंट्स को चेक करती है, जो इंडिपेंडेंट और सिस्टमैटिक है, उसकी डेफिनेशन का अगला शब्द क्या है? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो जांच करने ऑडिटर आता है, वो किसकी जांच करने आता है? वो किसकी चेकिंग करने आता है? एनवायरमेंट की नहीं, इकोसिस्टम की नहीं, अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। क्या होता है वो देखिए आप। ऑडिटिंग इज डन टू वेरीफाई correctness of books of accounts. Right? Books of accounts involve journal, ledger एंड ट्रायल बैलेंस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर हो गई जी बात? पक्का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। Books of accounts are original source book for financial statements. So, in order to check correctness of financial statements, in order to check correctness of financial statements, comma, we must check books of accounts. अब देखिए आप लाइन यहां क्या लिखा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओरिजिनल सोर्स बुक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बन सकते बिना इसके, और अगर ये गलत हैं तो वो भी गलत हो जाएंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि ऑडिटर साहब जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पर साइन नहीं करता। अक्सर करे तो उसका मन, उसे साइन करना होता है बैलेंस शीट पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो कृपया सोचिए कि जो आदमी बैलेंस शीट पे साइन करने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे साइन करने वाला है, और उसके अंदर जो डेटा है वो आया है जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस से, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत होगा तो किसकी वजह से गलत होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से। अगर फाइनल अकाउंट में कोई भी गलती आई तो वो किसकी वजह से आई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से। इसलिए हमारा उद्देश्य बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना नहीं है, हमें तो मजबूरन उन्हें चेक करना पड़ रहा है, मजबूरन उनको देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका अपना जो सोर्स है वो यही है। तो अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट परफेक्ट रहे तो इधर नजर घुमाओ, वो तो सिर्फ रिजल्ट है, वो तो ट्रायल बैलेंस का क्लासिफिकेशन है। ये वाला बैलेंस उधर चिपकाओ, ये वाला बैलेंस उधर चिपकाओ, बन गया ट्रायल बैलेंस के बाद पीएनएल बैलेंस शीट। जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें नहीं देखना होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। सेक्शन 128
of Companies Act 2013 provides detailed rules regarding maintenance and preservation of books of accounts, which must be, जिनका implementation, whose implementation needs to be verified by auditor. हाँ जी दोस्तों, यस प्लीज। ये देखा आपने, हमारा डेफिनेशन क्या था? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। और ये एग्जाम किसका है? ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑफ एन एंटिटी। तो अगला शब्द जो हम सीखेंगे वो है एंटिटी। ये लिख लिया आपने, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स डिटेल्ड रूल्स। सेक्शन 128 का नाम पता है क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और वो डिटेल में समझाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाओ। आपने एज एन ऑडिटर बस यही चेक करना है कि वो रूल इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए क्लाइंट के यहां पर। ठीक है, अगला है जी पॉइंट नंबर 6, ऑफ एन एंटिटी। पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग डालिए ऑफ एन एंटिटी। इसके बारे में मुझे कुछ बोलना था। लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग तो महान हैं, आप तो समझदार लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, लेकिन आपके अलावा जो पब्लिक है, सामान्य जनता, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस में ही ऑडिट होती है, सिर्फ कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस में ही ऑडिट होती है, और नॉट फॉर प्रॉफिट में या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ऑडिट नहीं होती। अगर आप में से भी किसी को ऐसा लगता हो तो वो मेरे एक प्रश्न का जवाब दे। घोटाले कहां ज्यादा होते होंगे बताइए आप, कॉमर्शियल एंटरप्राइज में या चैरिटेबल एंटरप्राइज में? ऑब्वियसली चैरिटेबल एंटरप्राइज में। दोस्तों एक बात सोच के बताइए आप मुझे, जहां पर डोनेशन का पैसा इकट्ठा है वो किसी ने अपनी जेब से तो पे करा नहीं, मतलब एनजीओ वालों ने खुद तो दिया नहीं, एक आम जनता से पैसे इकट्ठे करके एक कॉर्पस, एक फंड तैयार हो गया, उस पैसे का ही तो घोटाला ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में धोखा नहीं हो सकता, घोटाला नहीं हो सकता, घपला नहीं हो सकता, वहां भी सब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से सोचिएगा, धोखाधड़ी कहां ज्यादा होती है? चैरिटेबल में। उनका ऑडिट तो और जरूरी होना चाहिए कि जिस नाम से डोनेशन लोगों ने दी उसका इस्तेमाल सही जगह हुआ कि नहीं हुआ, जिस उद्देश्यों के लिए चैरिटेबल संस्था ने पैसे इकट्ठे करे वो पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए। ऐसा तो नहीं है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की इनकम उसको चलाने वाले खा जाते हों। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अपनी कॉमर्शियल एंटरप्राइज रन कर रहा हो। अब नहीं कह रही है 50-50 होता है। तो समझ आया? मुझे उम्मीद है आपको ये बात कि चैरिटेबल का भी ऑडिट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉमर्शियल का ही ऑडिट होता है। भाई अकाउंट्स दोनों जगह है दोस्तों, ऑडिटिंग दोनों जगह है। अपने मन से ये निकाल दीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट नहीं होगा, अस्पताल का ऑडिट नहीं होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का ऑडिट नहीं होगा, ट्रस्ट का ऑडिट नहीं होगा, सोसाइटी का ऑडिट नहीं होगा। अरे इनका तो और जरूरी है, समझे आप? आइए लिखें ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी अंडर ऑडिट, एंटिटी अंडर ऑडिट may be commercial और चैरिटेबल। एंटिटी अंडर ऑडिट का टाइप दोनों हो सकते हैं,
कॉमर्शियल भी और चैरिटेबल भी। बोथ कॉमर्शियल एंड चैरिटेबल organizations are allowed to make money। ऐसा कुछ नहीं है कि चैरिटेबल संस्था सामान नहीं बेच सकती, क्यों नहीं बेच सकती? आर अलाउड टू मेक मनी। सो फुल स्टॉप लगा के लिखिए, सो कॉमा when they earn money, comma, spend money, comma, it is essential to perform bookkeeping, it is essential to perform bookkeeping, it is essential to perform bookkeeping and to get it audited। इकोनॉमिक्स में कभी आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में आपने कभी पढ़ा होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो हर कोई करता है भाई। मंदिर में वो भेंट पात्र में जो आपने पैसे डाले, दान पात्र में जो आपने पैसे डाले, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, व्हेन दे हैव अकाउंट्स दे कैन हैव ऑडिट एज वेल। अगर कंपलसरी नहीं भी है तो और वो चाहते हैं कराना तो करा लें, क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, कैच करिए मेरी बात को। पॉलिटिकल पार्टी है कोई, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है पूरे भारत में, उनसे किराया आता है और उस किराए की इनकम से पार्टी का खर्चा चलता है। इसमें क्या बुरा है? लेकिन वो जो किराए की इनकम से पार्टी का खर्चा चलता है, तो ये चेक करना भी तो जरूरी है कि पार्टी का खर्चा चलता है या पार्टी वालों का खर्चा चलता है। आई एम नॉट सेइंग दैट द ऑडिट इज कंपल्सरी ऑन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लेट मी मेक इट क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कंपलसरी ऑडिट करवाओ, मैं ये कह रहा हूं अगर वो चाहें तो करवा सकते हैं। कंपलसरी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो वो करवा नहीं सकते, ये कुछ नहीं है, राइट? एंटिटी अंडर ऑडिट मे बी कॉमर्शियल, मे बी चैरिटेबल। when both commercial and charitable organization are allowed to make money, so when they earn money, they spend money, तो ये जरूरी हो जाता है, it is essential to perform bookkeeping and to get it audited। समझ आई बात? अगला बुलेट इसी में। Audit is compulsory for some entities like companies and audit is voluntary for some entities like proprietorship firm। देखो भाई, कंपनियों में ऑडिट कंपलसरी है। अगर आपका कंपनी है तो चाहे वो चैरिटेबल कंपनी हो चाहे वो कमर्शियल कंपनी हो, अगर आप कंपनी हो तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा आपको, हर हाल में कंपलसरी है। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो बिल्कुल वॉलंटरी है, कराने की जरूरत ही नहीं। अच्छा कराना चाहते हो, वो आपका दिल, करा लो, वो आपका मन है, आप कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है।